प्रॉपर्टी है, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है। एक स्पेस है एम्प्टी, उस स्पेस में आपको डिजाइन करना होता है। तो ये सारे टूल्स हैं आपके साथ, और इन सब टूल्स का आप इस्तेमाल एक लिखित आलेख, एक रिटन स्क्रिप्ट के साथ इंटरेक्शन के दौरान, इंटरेक्ट करने के दौरान, एनकाउंटर के दौरान आप करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो हम लोग बार बार कहते हैं, 5W। हु इज योर एक्टर, आपके अभिनेता कौन है, ठीक है। हु इज योर एक्टर। फिर आता है कि व्हेन डज इट टेक प्लेस, कब करना है, टाइम ऑफ द डे क्या होगा, सीजन क्या होगा, और क्या डे में प्लेस में ये भी आ जाता है कि क्या कोई हिस्टोरिकल पीरियड का प्ले है। तो हु इज योर कैरेक्टर, हु इज योर टूल्स, हु इज योर एक्टर और एक्टर्स, व्हाट डज इट टेक प्लेस, वेयर, कहां करेंगे आप, कौन से ऑडिटोरियम में करेंगे, वो ऑडिटोरियम की फिजिकल फैसिलिटीज क्या है, या ओपन एयर में करेंगे, वहां क्या फिजिकल फैसिलिटीज मिल रही है आपको, तो लोकेशन क्या है, प्लेस क्या है, वेयर। उसके बाद आता है कि व्हाट डज टेक प्लेस, क्या करेंगे आप, क्या कोई रिटन स्क्रिप्ट है आपके पास, अगर है बंगला में है, किस भाषा में है, किस भाषा में करेंगे, और कौन सी स्क्रिप्ट है आपके पास, व्हाट डज इट टेक प्लेस। ये अगर वो दूसरी भाषा का है तो भाषांतर किसने किया है, अनुवाद किसने किया है, सही अनुवाद है कि नहीं है, तो स्क्रिप्ट का सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट वो व्हाट के अंतर्गत आ जाएगा। फिर क्यों करेंगे, व्हाई, क्या जरूरत है आपको करने की। ये जो 5W है, पहले इस पर हम लोग निर्णय करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप शेक्सपियर करना चाहते हैं, शेक्सपियर के नाटक करना है, लेकिन आपके पास वही हो किनके साथ करना है, एक्टर आपके पास वैसे दमदार नहीं है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको 3 महीने 6 महीने की, उस तरह की ट्रेनिंग, जिस भाषा में आप करेंगे उस भाषा की ट्रेनिंग देनी होगी, तलफ्फुज की ट्रेनिंग देनी होगी, मैनरिज्म की ट्रेनिंग देनी होगी, किस तरह का स्टाइल आप रखेंगे, क्या शेक्सपियर के ट्रेडिशनल स्टाइल्स में काम करेंगे या उसका एक लोकल फ्लेवर देंगे, आप त्रिपुरा का फ्लेवर देंगे या किसी स्टेट का फ्लेवर देंगे। तो ये सारे स्क्रिप्ट का सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट कई बातों पे निर्भर करता है, जिसमें ये 5Ws तो आते ही आते हैं, ठीक है ना, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाट। और जब ये तय आप कर लेते हैं कि ठीक है हमारा ये स्क्रिप्ट होगा, हमारे ये एक्टर्स होंगे जिनके साथ करेंगे, ये ग्रुप होगा, किनके बीच में करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, होम के अंतर्गत ये भी आ जाता है। एक और W बढ़ा लीजिए, होम, टू होम, किनके लिए करना है, दर्शक हमारे कौन से होंगे, टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है एक। अब शेक्सपियर का नाटक कर रहे हैं हम, या हम चेखव का नाटक कर रहे हैं, या ब्रेख्त का नाटक कर रहे हैं, लेकिन उसको समझने वाले लोग नहीं है उस तरह के। चेखव के नाटक को समझने के लिए जो सेंसिबिलिटी चाहिए वो हमारे दर्शकों में नहीं है। हम वर्किंग क्लास, हम लेबर क्लास के बीच में जाके नाटक कर रहे हैं, वो क्या समझेगा कि शेक्सपियर कौन है और चेखव कौन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि सिलेक्शन जब आप स्क्रिप्ट की कर रहे हैं तो ये भी टारगेट ऑडियंस आपकी कौन सी है, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लें, म्यूट कर दें उसको, ठीक है। इसके बाद ये सब हो जाने के बाद फिर जब सारे 5Ws का आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तब ये होता है कि भाई हाउ डिड इट हैपन, कैसे ये करेंगे हम। तो कैसे ये करेंगे, यहां से एक डायरेक्टर का काम, फिर क्रिएटिव वर्क शुरू होता है।
ठीक है ना, हाउ डिड इट हैपन, जो हमारे पास स्क्रिप्ट आ गई, हमने ये तय कर लिया कि हमारे एक्टर्स कौन कौन से होंगे, हमने ये तय कर लिया कि हम किस ऑडिटोरियम में, स्पेस कहाँ होगा मेरा, ये भी हमने तय कर लिया, डिजाइनर भी तय कर लिया कि हमारे साथ कौन कौन, टेक्निकल टीम में कौन कौन से लोग रहेंगे, सब आपने तय कर लिया। तब ये हुआ कि भाई इसको कैसे करना है, स्टाइल कौन सी होगी, क्या हम इसे यथार्थवादी रियलिस्टिक स्टाइल में करेंगे या ये नॉन रियलिस्टिक स्टाइल में होगा, और अगर रियलिस्टिक या नॉन रियलिस्टिक स्टाइल में होगा तो हमारे विजुअल्स किस तरह से बनेंगे। तब यहां फिर क्रिएशन का और इमेजिनेशन का काम आ जाता है। क्रिएशन और इमेजिनेशन कोई टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा, वो आपके जीवन के ऑब्जर्वेशन से चीजें निकल के आती हैं कि आपने समाज को, अपने कुटुंब को, अपने बंधु बांधव को, अपने, बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस विथ योर होम इटसेल्फ, तो घर में किस तरीके से, घर के आसपास, पास पड़ोस, पड़ोस के लोग, और उससे थोड़ा दूर बढ़े तो समाज, समाज मतलब कि शहर के लोग, मोहल्ले से शहर में गए, शहर से फिर जिले में गए, जिले से फिर स्टेट में गए, और स्टेट से फिर पूरे देश में गए। तो इसका ये जो ऑब्जर्वेशन है ये इंपॉर्टेंट होता है एक डायरेक्टर के लिए, जो जीवन भर चलता है। कई बार ऐसा होता है कि आप उन चीजों का अनुभव नहीं कर पाते जानबूझकर, मतलब देख सुन करके, तो वो अनुभव आपको साहित्य देता है, लिटरेचर देता है। तो डायरेक्टर को पोइट्री भी पढ़नी है, डायरेक्टर को नॉवेल भी पढ़ना है, डायरेक्टर को डिफरेंट लैंग्वेज के जो जिस लैंग्वेज में वो काम कर रहा है उस लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन आए ऐसे सारे नाटक भी पढ़ने हैं उसको। अंग्रेजी के नाटक जो हिंदी में ट्रांसलेट हुए या बांग्ला में ट्रांसलेट हुए, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप जो ट्रांसलेशन है उस ट्रांसलेशन को पढ़िए, अपने मातृभाषा के अंतर्गत जो चीजें मिल रही है, उपलब्ध है, उनको पढ़िए। बांग्ला साहित्य तो प्रचुर है, अपार है, समुद्र है बंग साहित्य, बांग्ला साहित्य। बहुत सारी चीजें हिंदी में आती हैं बांग्ला साहित्य से, पूरा टैगोर का काम जो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, शंभू मित्रा जी का काम हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। लेकिन जिनको लैंग्वेज पता है उनके लिए वो ज्यादा काम करता है, वो ज्यादा समझते हैं उन चीजों को, उसकी खूबसूरती को ज्यादा समझते हैं। हम तो ट्रांसलेशन वाले का वर्जन समझते हैं, कई बार ट्रांसलेशन अच्छे नहीं मिलते हैं। तो पढ़ना भी जरूरी होता है। साहित्य हमें वो दृष्टि देता है जिस दृष्टि से, जो दृष्टि हमें अपने जीवन में जीते हुए, लाइफ में जीते हुए हमें वो दृष्टि नहीं मिलती, जो देखकर सुनकर नहीं मिलती अपने कुटुंब और अपने पास पड़ोस के या पूरे समाज से, वो अनुभव हमें साहित्य देता है। तो उस अनुभव से भी अपने को समृद्ध होना है। फिर जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं उस स्टेट का सारे जो वहां का ट्रेडिशंस है, जो अनुष्ठान है, जो फोक फॉर्म्स है, जो लोक रंगमंच है, जो लोक की नाट्य विधा है, लोक नृत्य की विधा है, उनके बारे में भी एक निर्देशक को जानना जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त केवल इतना ही जरूरी नहीं है। एक निर्देशक को तो इतना पढ़ना पड़ता है, इतना सोचना पड़ता है अपने इमेजिनेशन को बिल्डअप करने के लिए, कि केवल इतना ही जरूरी नहीं, उसे दूसरे क्षेत्र के भी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ का क्या फोक फॉर्म है, मध्य प्रदेश का क्या फोक फॉर्म है, झारखंड का क्या फोक फॉर्म्स है, कहाँ क्या काम हो रहा है। और आजकल तो इंटरनेट है आपके पास, गूगल बाबा है, सबसे बड़े तो गुरु आपके गूगल बाबा है। गूगल है आपके पास, इंटरनेट है आपके पास, व्हाट्सएप का मीडियम है, पूरा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यूट्यूब है आपके पास, बहुत सारी चीजें आपको घर बैठे बैठाए
चीजें मिल जाती हैं, आपको खोजना पड़ता है, रिसर्च वर्क करना पड़ता है। तो दूसरे राज्यों के भी चीजों को जानना जरूरी होता है, क्योंकि यही यही मॉडर्न थिएटर है। मॉडर्न मॉडर्न का मतलब ही यही है कि आप दूसरे की परंपराओं के बारे में, दूसरे की रूढ़ियों के बारे में, दूसरे के संस्कारों के बारे में आप कितना जानते हैं और उसे कितना नमस्कार करते हैं। ये है मॉडर्निज्म, ये है आधुनिकता। तो ये सारी चीजों की जानकारी एक निर्देशक को लेनी पड़ती है। इसके बाद जब ये सारी जानकारी आपके पास रहती है यहां आपके ब्रेन बैंक में, तब आप अपने इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल करते हैं कि आप कहां से क्या चीजों को लेके प्रोडक्शन में माउंट अप करते हैं। अब बात आती है प्रोडक्शन प्रोसेस की। एक डायरेक्टर पूरे प्रोसेस के साथ काम करता है। ये तो उसकी अपनी पूर्व तैयारी हो गई। उसके नाटक शुरू करने से पहले एक निर्देशक के रूप में जब वो करियर अपनाता है, तो ये उसकी पूर्व तैयारी। पूर्व तैयारी के बाद फिर अब वो किसी नाटक को उठाता है। तो जब वो नाटक किसी प्ले को उठाता है, तो सबसे पहले क्या करता है? स्क्रिप्ट रीडिंग होती है। जिस नाटक को उसने सेलेक्ट किया है, सारी चीजों को तय करके, अपना स्पेस तय कर लिया, कैरेक्टर कौन होंगे ये तय कर लिया, हमारे एक्टर्स कौन होंगे ये सारी चीजें तय कर ली, कहाँ पे करेंगे ये सारी चीजें तय कर ली, तब फिर वो क्या करेगा? पहले फर्स्ट मीटिंग बुलाएगा। अब प्रोसेस में चलेगा। सबसे पहले वो मीटिंग बुलाएगा अपने एक्टर्स की, और साथ में डिजाइनर्स की, टेक्निकल टीम को भी जोड़ेगा। वो शुरू में ही, मैं तो शुरू में ही टेक्निकल टीम को भी जोड़ लेता हूं कि भाई सब लोग चलो, क्योंकि ये स्क्रिप्ट रीडिंग का सेशन है। अब वो स्क्रिप्ट रीडिंग का सेशन जब चलता है, तो हम स्क्रिप्ट पढ़वाते हैं, एक्टर से पढ़वाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं कई बार, और उसकी एनालिसिस करते हैं कि इस नाटक के का उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं कि हम स्क्रिप्ट को कैसे देख रहे हैं। एज ए डायरेक्टर, एक निर्देशक के नजरिए से, एक अभिनेता के नजरिए से हम एक नाटक को कैसे देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हम देखते हैं कि उसका प्लॉट क्या है, उसकी कहानी क्या है, इस कहानी के माध्यम से नाटककार क्या कहना चाह रहा है, क्या थीम है उसकी, यानी उसकी बिगिनिंग कैसे है, उसकी मिडिल में कहा क्लाइमेक्स आ रहा है उसका, क्या एक क्लाइमेक्स है या 2-3 क्लाइमेक्स है, एंड कैसे हो रहा है, रिजॉल्व कैसे हो रहा है वो क्राइसिस, वो कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि नाटक जो है बगैर कॉन्फ्लिक्ट तो होता नहीं है, मॉडर्न थिएटर। अब देखिए यहीं पे हमारे इंडियन थिएटर और वेस्टर्न थिएटर, जिसे हम मॉडर्न भी कह लें, मॉडर्न थिएटर में यहीं पे थोड़ा सा अंतर हो जाता है। भारतीय रंगमंच में जो नाट्य शास्त्र से प्रेरित रंगमंच है, संस्कृत थिएटर है, उस थिएटर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो पूरा हार्मनी है, पूरा वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है, एक जीवन चक्र है जो चलता है। ठीक है, राजा दुष्यंत शकुंतला से मिलते हैं आश्रम में, गंधर्व विवाह करते हैं, चले जाते हैं। शकुंतला जाती है पहचानने, दुर्वासा ऋषि के श्राप से पहचानने से वो इनकार कर देते हैं। मेनका आती है, उसे गंधर्व लोक में ले चली जाती है। फिर आते हैं, अब वो देखिए कि एक किशोरावस्था का प्रेम शकुंतला का, वो कब जाके मिलते हैं? वो मिलते हैं प्रौढ़ावस्था में, और वो भी पृथ्वी पे नहीं मिलते हैं, गंधर्व लोक में मिलते हैं। तो ये एक पूरा जीवन चक्र है हमारे भारतीय रंगमंच में, कि हम स्थितियों परिस्थितियों से चलते हुए एक पूरे जीवन गाथा को कहते हुए जाके नाटक का एक सुखांत अंत करते हैं। लेकिन वेस्ट में क्या है? वेस्ट में जो नाटक है
वो वेस्ट के नाटक या जो मॉडर्न नाटक है उसमें कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, संघर्ष ज्यादा जरूरी होता है। वो संघर्ष खुद अपने आप से हो सकता है, अपने एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, मनुष्य का मनुष्य से संघर्ष हो सकता है, मनुष्य का देवता से हो सकता है, डेस्टिनी से हो सकता है, मनुष्य का खुद अपने अंतर मन से। हैमलेट क्या है? शेक्सपियर का, उसका अपना संघर्ष है, एक युवा हैमलेट का। एडिपस क्या है? डेस्टिनी के साथ संघर्ष है, भाग्य के साथ उसका संघर्ष है। तो मनुष्य का देवता के साथ भी संघर्ष है, मनुष्य का मनुष्य के साथ संघर्ष है, मनुष्य का अपने अंतर मन के साथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये देखना पड़ता है कि आप जो नाटक कर रहे हैं उस नाटक का क्लाइमेक्स क्या है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, अब वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे निकल रहा है। एक नायक है, एक प्रतिनायक है, ठीक है ना, तो वो भी देखना पड़ता है। तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है, इसे भी हम स्क्रिप्ट में डिस्कस करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट भी कई तरीके से हो सकता है, रिजोल्यूशन भी कई तरीके के हो सकते हैं। वो जब स्क्रिप्ट एनालिसिस की बात होगी, वो मेरा ख्याल है कि कल के लेक्चर में उन्होंने बताया होगा, हमारे शैलेश भाई ने, शैलेश श्रीवास्तव जी ने बताया होगा आपको। तो ये स्क्रिप्ट रीडिंग पूरे पोस्टमार्टम करते हैं पूरी स्क्रिप्ट की। उसके बाद कैरेक्टराइजेशन, क्या किस कैरेक्टर की स्कीम क्या है और उनका कैरेक्टराइजेशन क्या है, किस तरीके से कैरेक्टराइजेशन मैं सोचता हूं। कई बार ऐसा होता है कि एक्टर एक कैरेक्टराइजेशन अपने ढंग से सोचता है, निर्देशक अपने ढंग से सोचता है, फिर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर दोनों में बातचीत होती है, फ्लोर पे ही सारा काम करते हैं और फिर एक परस्पर सहमति पे हम पहुंचते हैं कि हाँ ये ठीक है, नहीं ये ठीक नहीं है ना, बल्कि ये ठीक है। तो इस तरह से एक परस्पर सहमति बनाते हैं। तो स्क्रिप्ट रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्र होता है, सेशन होता है, जिसमें हम पूरे नाटक की व्याख्या करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, नाटक को हम किस रूप में ले रहे हैं और इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा और दर्शकों में हम क्या इंटरप्रिटेट करके क्या संदेश, क्या मैसेज ट्रांसमिट करना चाहते हैं, क्या मैसेज हम टेलीकास्ट करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट एनालिसिस करते हैं हम, स्क्रिप्ट का सेशन करते हैं और उसी स्क्रिप्ट सेशन में ही कैरेक्टर, एक डायरेक्टर अपने शार्प आंखों से, अपने शार्प कानों से वो स्क्रिप्ट रीडिंग कराते कराते में एक सबकी एम्पैथी देखकर, सबके डायलॉग डिलीवरी से, सबका टेम्परामेंट से वो देखकर वो तय करता है कि कास्टिंग किस तरीके से हमको करनी है। क्योंकि सही स्क्रिप्ट का चयन और सही कास्टिंग का चयन आपने कर लिया तो इसका मतलब कि नाटक 50% आपका सक्सेस हो गया। उसके बाद जब कैरेक्टर हम कास्टिंग कर लेते हैं, सबसे पहले हो गया नंबर 1 प्रोसेस में हम गए, स्क्रिप्ट रीडिंग किया, स्क्रिप्ट रीडिंग करके स्क्रिप्ट के एनालिसिस किया। नंबर 2 हमने कास्टिंग की, कास्ट किया। कास्टिंग करने के बाद कई फ्लोर पे जाने के पहले हम फिर डिस्कस करते हैं, कैरेक्टराइजेशन वगैरह को डिस्कस करते हैं। फिर हमारी मीटिंग टेक्निकल टीम के साथ होती है कि सेट कौन करेगा, लाइट कौन करेगा, कॉस्ट्यूम डिजाइन क्या होगा, कॉस्ट्यूम वाला कॉस्ट्यूम की प्लेट्स बनाता है या स्केच करके आपके सामने लाता है, लाइट हम स्पेस को देख के हमारे पास लाइट की अवेलेबिलिटी कितनी है। अब 50 लाइट, छोटे शहरों में तो हम लोग तो 20 लाइट 30 लाइट से काम करते हैं, रांची जैसे शहर में, क्योंकि वहां इतनी लाइट नहीं है, रांची जैसे शहर में। लेकिन वही जब हम दिल्ली में जाते हैं, कमानी ऑडिटोरियम में काम करना हुआ, श्री राम सेंटर में या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अभिमंच में काम करना है या एनएसडी में प्ले करना है, तो वहां हमको 100 लाइट मिल जाती है, 75 लाइट, 80 लाइट, 90 लाइट से भी हम काम कर सकते हैं, लाइट डिजाइनर कर सकता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस क्या है।
वो अवेलेबल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज क्या है जिस ऑडिटोरियम में आप काम करने जा रहे हैं। इसके बाद आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है। अब कोई हिस्टोरिकल प्ले कर रहे हैं और हिस्टोरिकल प्ले में अब पीरियोडिक कॉस्ट्यूम करना है, आपको उस समय के उस पीरियड का कॉस्ट्यूम करना है, और उस पीरियड का कॉस्ट्यूम जब आप कर रहे हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर बता रहा है कि उसे 1 लाख रुपया चाहिए या 60,000 चाहिए, 50,000 रुपया चाहिए, आप तो 50,000 में नाटक कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी आपको देखना है। तो फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन दोनों चीजों को भी आपको ध्यान में रखकर टेक्निकल टीम से भी बात करनी पड़ती है कि भाई लाइट में हमारे पास ये लाइट है, कॉस्ट्यूम का ये बजट है, हमारा सेट हमारा इस तरह से होगा और हमारा सेट का ये बजट है। वो बजट भी बताते हैं उनको आप स्पेस के हिसाब से। तो ये सारी चीजें टेक्निकल टीम के साथ भी आप डिस्कस करते हैं, और टेक्निकल टीम के साथ अब आप फर्स्ट रिहर्सल शुरू करते हैं। तो रिहर्सल शुरू करने से पहले क्या करते हैं आप कि एक डायरेक्टर अपना होमवर्क करता है कि वो पूरे नाटक को डिफरेंट सीन वाइज है तो सीन वाइज को भी डिफरेंट माइक्रो यूनिट्स में बांट लेता है। हर यूनिट्स में वो नाटक को बांटता है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इस तरीके से वो यूनिट में एक एक माइक्रो स्टडी करके एक एक यूनिट में बांटता है। फिर हर यूनिट में कितने कैरेक्टर आ रहे हैं, उन कैरेक्टर्स को वो लिखता है ना, जिसको हम बोलते हैं सिनेरियम बनाना। सीन वाइज, यूनिट वाइज वो सिनेरियम बनाता है कि यूनिट 1 में हमारे कितने कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर्स का नाम, नंबर, सीरियल नंबर, कैरेक्टर्स का नाम, उसके बाद एक्टर, कौन कैरेक्टर कौन सा एक्टर कर रहा है, उन एक्टर्स का नाम, उसके बाद उनका कॉस्ट्यूम क्या होगा, अगर कॉस्ट्यूम डिजाइन हो गया तो वो ब्लैंक रखेगा, फिर कॉस्ट्यूम भी लिख सकता है, क्या हैंडमेड प्रॉपर्टी क्या इस्तेमाल कर रहा है वो लिख सकता है, ठीक है। साउंड का क्या पैटर्न है, म्यूजिक कहाँ कहाँ है, इस तरीके से वो पूरा सिनेरियम बनाता है यूनिट वाइज। धीरे धीरे वो काम शुरू होता है। शुरुआत में तो वो सिर्फ कैरेक्टर्स का नाम और एक्टर्स का नाम रखेगा कि यूनिट 1 में कौन कैरेक्टर है, कितने एक्टर्स हैं, यूनिट 2 में कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने एक्टर्स हैं, इस तरह से यूनिट वाइज करता है। यूनिट वाइज बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि रिहर्सल में आप सारे लोगों को, मान लीजिए 25 की टीम है, 25 एक्टर्स हैं आपके ऑन स्टेज, या 20 एक्टर है, या छोड़िए 20 भी, 15 एक्टर्स हैं, तो आपको 15 एक्टर्स को रोज रोज बुलाने की जरूरत नहीं है। और खास करके एमेच्योर थिएटर में, शौकिया रंगमंच में, जहां हमारे बहुत सारे भाई बंधु नौकरी करते हैं, 10 से 5 नौकरी करते हैं, शाम को 5 बजे के बाद आएंगे, 6 बजे से रिहर्सल शुरू होगा, रात 8, साढ़े 8, 9 बजे तक। तो वहां पे तो सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं है, जिनके पास टाइम है, उनको आप 4 बजे से बुला लीजिए, 4 से 6 उनके ऊपर काम कर सकते हैं। 6 के बाद आप उनको बुलाइए जो नौकरी पेशे वाले हैं और जो 6 बजे के बाद आपको समय देते हैं। तो चूंकि समय की कीमत है आज के युग में, इसलिए यूनिट वाइज जब प्ले को आप बनाते हैं तो रिहर्सल करने में, आपको रिहर्सल का शेड्यूल बनाने में आपको आसानी होती है। टेक्निकल टीम में आपके साथ, अब वो स्टेज थिएटर मैनेजमेंट की बात है, यहाँ शॉर्ट में बता दें कि डायरेक्टर के साथ प्ले के हिसाब से उसके साथ स्टेज मैनेजर भी होता है, प्रोडक्शन कंट्रोलर भी हो सकता है जो फाइनेंशियली और बाकी चीजों को कंट्रोल करे, असिस्टेंट स्टेज मैनेजर भी हो सकता है। तो ये स्टेज मैनेजर की ये सारी जिम्मेदारी है कि वो सिनेरियम बनाए, उसको बता दीजिए आप, वो बनाएगा। स्टेज मैनेजर रिहर्सल का शेड्यूल बना सकता है कि भाई आज यूनिट 1, यूनिट 9, यूनिट 12, यूनिट 15 और 16 के रिहर्सल है 3 घंटे की, तो इतने लोग हमें चाहिए, 7 लोग चाहिए, 8 लोग चाहिए। वो इस तरीके से रिहर्सल शेड्यूल बनाता है, तो रिहर्सल करने में आसानी होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर आपके रेपेट्री नहीं है, आप ग्रुप थिएटर कर रहे हैं, तो ग्रुप में कभी कोई नहीं आता है, कभी कोई नहीं आता है, ये प्रॉब्लम होता है कभी किसी। और सबसे बढ़िया हिंदुस्तान में तो सबसे अच्छा बहाना है कि तबीयत खराब हो गई, बस
बुखार लग गया, पेट में दर्द है, सर दर्द है, सो रहे हैं, ठीक है। तो बहानेबाजी भी खूब चलती है, वो भी हम लोग को समझ में एज ए डायरेक्टर आता है कि कौन एक्टर हमारा बदमाश है, आज नहीं आ रहा है, वो बहाना कर रहा है, या फोन स्विच ऑफ कर देगा, ठीक है। तो ये सब भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रिहर्सल शेड्यूल आपने बना दिया, अब आप यूनिट वाइज रिहर्सल शुरू करते हैं। अब बात आता है कि स्पेस को आप कैसे डिजाइन कर रहे हैं, स्पेस डिजाइन किस तरीके से आप कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका विजुअल बनना यहाँ शुरू हो जाता है। जैसे ही आप नाटक शुरू में ही जब आप नाटक सेलेक्ट करते हैं तभी आपके विजुअल्स बनने शुरू हो जाते हैं दिमाग में। अब उन विजुअल्स को आप उतारना शुरू करते हैं स्टेज पे। एक्टर्स आपका टूल है। जैसे कुम्हार के लिए एक मिट्टी है, मिट्टी से वो तरह तरह के बर्तन बना देता है, मिट्टी से वो तरह तरह की मूर्तियां बना देता है। एक स्कल्पचरिस्ट के लिए, स्कल्पचर बनाने वाले के लिए पत्थर उसके का सामान है, मटेरियल है, रॉ मटेरियल है। तो आपका रॉ मटेरियल एक्टर है। अब उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, किस तरीके से विजुअल्स बनाने हैं, किस तरह से माउंट अप करना है, किस तरह की ब्लॉकिंग करनी है, ये आपको अब दिमाग से यूनिट वाइज रिहर्सल के दौरान ही आपको ब्लॉकिंग करनी पड़ती है। ब्लॉकिंग करते समय हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि हमारे पास जो स्पेस है उस स्पेस को हम किस तरीके से बांटे। डाउन स्टेज है, सेंटर स्टेज है, अप स्टेज है। फिर डाउन में भी डाउन सेंटर है, उसका डाउन राइट है, डाउन लेफ्ट है। सेंटर है, सेंटर राइट है, सेंटर लेफ्ट है। अप स्टेज है, अप स्टेज में अप राइट है, सेंटर है, अप सेंटर है और अप लेफ्ट है। तो ये जो 3 3 6 3 9 भाग हैं। 9 भाग को भी आप 27 भागों में माइक्रो उसमें भी बांट सकते हैं। एक एक भाग को भी कर सकते हैं अलग अलग, उसका भी डाउन और सेंटर और अप निकाल सकते हैं और उनका भी 9 भाग कर सकते हैं। तो 9 into 9 मतलब 81 टुकड़े आप बना सकते हैं एक स्पेस, एक एम्प्टी स्पेस को। तो इस तरीके से हम टुकड़ों में यूनिट वाइज ब्लॉकिंग शुरू करते हैं। और ब्लॉकिंग करते समय देखिए, अब ये हमने कहा ना कि कोई गोल्डन रूल नहीं है, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप बहुत सारी चीजें अपने मन से करते हैं, अपनी कल्पना शक्ति से करते हैं। और उस कल्पना शक्ति में आप कई बार ऐसा भी होता है कि आप बार बार परिवर्तन भी करते हैं, अलग अलग ढंग से एक्सप्लोर भी करते हैं स्पेस को लेकर। क्योंकि स्पेस पे जब आप ब्लॉकिंग कर रहे हैं तो उस ब्लॉकिंग इसलिए कर रहे हैं, यानी एक्टर्स को पॉइंट एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना और दूसरे से तीसरे बिंदु तक, तीसरे पॉइंट पे ले जाना। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाना, बी पॉइंट पर सी पॉइंट जाएगा, सी से डी जाएगा, डी पे बैठ जाएगा, खड़ा रहेगा, ऊपर चढ़ जाएगा, स्टेप्स होगा तो ऊपर चढ़ गया। ये सबका लॉजिक, एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन एक डायरेक्टर के दिमाग में बनता है और उस लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से ही वो नाटक के अर्थ को भी निकालता है। मीनिंग, स्क्रिप्ट की मीनिंग भी उससे, एक तो संवादों से मीनिंग निकल ही रही है और एक उसके मूवमेंट से भी चीजें निकलती हैं। तो ये प्रोसेस है, 1 by 1 1 by 1 इस तरीके से आप पूरे नाटक को यूनिट वाइज में करते हैं। फिर जैसे 3 एक्ट का प्ले है तो फर्स्ट एक्ट का आपने यूनिट में बांटा, उतना ब्लॉकिंग कर लिया, तो आप अब उसका एक रन थ्रो भी करते हैं। कई बार कई डायरेक्टर ऐसे होते हैं कि वो 3 4 5 यूनिट तक करने के बाद एक्टर अपने मूव्स भूले ना, मूवमेंट भूले नहीं, अपने अपने एक्शन को भूले नहीं, तो आप उसको रिपीट करने के लिए, याद करने के लिए आप उतने का
विदाउट एनी इंटरप्शन आप रन थ्रू करते हैं, स्टार्ट टू फिनिश करते हैं कि भाई यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक स्टार्ट टू फिनिश करो, और आप देखते हैं फिर उसमें कहीं कुछ गड़बड़ आता है तो आप उसको करेक्शन करते चलते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है, प्रोसेस के जरिए आप उसको लेके जाते हैं, और फिर जब पूरा प्ले माउंट अप कर देते हैं आप, तब फिर आप अलग रन थ्रू शुरू करते हैं। रन थ्रू करने के बाद आप उसके साथ फिर चीजें जोड़ते हैं। जोड़ने का मतलब है कि अगर हैंडमेड प्रॉपर्टी है, स्टेज प्रॉपर्टी है, कुछ डमी सेट अगर है तो डमी सेट को जोड़ा, बाद में रियल सेट को भी आप लगाते हैं। अगर आपके पास स्पेस है रिहर्सल का और वहां रियल सेट लगा सकते हैं तो आप रियल सेट भी कारपेंट्री से या जैसे भी होता है टेक्निकल टीम्स के माध्यम से रियल सेट भी लगा सकते हैं वहां पे। तो इस तरह से आप प्रोसेस से चलते हैं, रन थ्रो करते हैं, रन थ्रो के बाद जहां गलतियां हैं उन गलतियों को सुधारते हैं, एक्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको समझाते हैं, कैरेक्टराइजेशन में कहीं गड़बड़ी हो रही है उसको सुधारते हैं, मूवमेंट में गड़बड़ी हो उसको सुधारते हैं। ये सारा कुछ प्रोसेस में चलता रहता है। और फिर कॉस्ट्यूम आ गया, सब कुछ आ गया, 5-6 दिन बाद शो है आप, तो आप 6 दिन या 7 दिन 8 दिन पहले से कॉस्ट्यूम वगैरह पहना के डमी सेट डिजाइन पे, डमी सेट पे डमी प्रॉपर्टी लेकर या ओरिजिनल प्रॉपर्टी लेकर जो ड्रामा में यूज करेंगे आप, हैंड प्रॉपर्टी वगैरह सबका इस्तेमाल करके आप उस तरह से आखिर के 10 दिनों में से पहले से कोशिश ये होती है कि 10 दिन पहले से सारी चीजें तैयार मिले आपको। अगर मान लीजिए कॉस्ट्यूम स्टिचिंग में गया है, टाइम लग रहा है, तो ठीक है डमी कॉस्ट्यूम ले लेते हैं आप उसकी जगह पे। और इस तरीके से आप रन थ्रू करते हैं। रन थ्रू करने के बाद फर्स्ट रन थ्रो, सेकंड रन थ्रो, थर्ड रन थ्रो, फोर्थ रन थ्रो, फिफ्थ रन थ्रो, इस तरह से जितने रन थ्रो मिलते हैं एक एक्टर मैच्योर्ड होता चला जाता है। और उसके बाद जब आपको स्पेस ऑडिटोरियम मिल जाता है 2 दिन पहले, कई बार लोग हम लोग तो यहाँ पे 4-4 दिन बुक करते हैं ऑडिटोरियम। फर्स्ट डे ही जो है ग्रैंड रिहर्सल करते हैं और बाकी 3 दिन में 3 शो करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक दिन में 2 शो किए तो 6 शो कर लिए 3 दिन में। पहले दिन ग्रैंड शो भी हो गया, ग्रैंड शो से पहले टेक्निकल रिहर्सल भी कर लिया, लाइट के साथ कॉस्ट्यूम वगैरह सब पहन के, मेकअप वगैरह सब करके टेक्निकल रिहर्सल भी कर लिया और ग्रैंड रिहर्सल भी कर लिया, डिस्कशन भी कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू करने के बाद फिर पब्लिक फर्स्ट शो करते हैं। इस तरह से भी करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें 5-6 दिन के लिए ऑडिटोरियम मिल गया तो हम टेक्निकल तो करते ही हैं, ग्रैंड करते ही हैं। ग्रैंड करने के बाद प्रीव्यू शो करते हैं जिसमें हम प्रेस वालों को पहले बुला के दिखा देते हैं कि भैया ये प्ले है देख लो। अब शो के दौरान तुम फ्लश मत चमकाना, शो के दौरान डिस्टर्ब मत करना, वहां अलाउ नहीं करेंगे। तो उनको प्रीव्यू शो भी दिखा देते हैं ताकि वो अपना पब्लिसिटी में चले जाए, रोज छापते रहे कि नगर में आज ये हो रहा है और ये है, फोटो वोटो सब निकालते रहते हैं, पब्लिसिटी भी होता है, वो अलग है। तो हम चूंकि डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं, टोटल ओवरऑल थिएटर मैनेजमेंट पे बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी चीजों को जल्दी जल्दी छोड़ भी दे रहे हैं। पब्लिसिटी एक अलग मैटर होता है, फिर रिव्यूज आते हैं, रिव्यूज एक अलग मैटर होता है। आजकल तो छोटे शहरों में क्या होता है कि जो आपके ग्रुप से ही कोई रिव्यू करके लिख के दे देता है, प्रेस वाला वही छाप देता है, या ब्रोशर में जो कहानी छपती है वो कहानी और कौन कौन कलाकार थे वो एक इंफॉर्मेटिव छाप देता है। अब तो ढंग से नाट्य समीक्षा होती भी नहीं है छोटे शहरों में। दिल्ली जैसे महानगरों में, बॉम्बे जैसे महानगरों में, कलकत्ता जैसे महानगरों में तो थोड़ी बहुत नाट्य समीक्षाएं होती हैं, समीक्षक अभी भी हैं। लेकिन हमारे शहर में, छोटे टाउन में, रांची हालांकि झारखंड का कैपिटल है, फिर भी यहाँ बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ कोई नाट्य समीक्षक नहीं। जो नाट्य समीक्षक थे वो कब के कब काल कलवित हो गए, या तो ऊपर चले गए या कहाँ चले गए पता नहीं, क्योंकि उनको पैसा तो मिलता नहीं है। अखबार वाले पैसा देते नहीं है, मैगजीन वाले पैसा यहाँ देते नहीं है, तो वो क्यों लिखेंगे इतने गंभीरता से। हाँ, गंभीरता से लिखने वाले लोग थे, 20 साल पहले थे, 25 साल पहले थे, लेकिन पिछले 10 साल से 12 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ इंफॉर्मेशन निकल जाता है बस।
आपसे ब्रोशर ले लेगा, फोटो आके खींच लेगा, ब्रोशर के आधार पे वो लिख देगा। कई बार तो टेबल शो हुआ भी नहीं है और उसने लिख दिया शो हो गया है, वो टेबल रिपोर्टिंग कर देता है। ये भी बड़ा दुर्भाग्य रंगमंच में हमारे, खास करके थिएटर, शौकिया रंगमंच में, ग्रुप थिएटर में। तो ये इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बात है कि आप रंगमंच क्यों कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, क्यों रंगमंच करते हैं आप, थिएटर क्यों करते हैं आप थिएटर। वो जो क्यों है, वो जो आपकी जो थिएटर की फिलॉसफी है, जो आपके सोचने का दर्शन है, जो आपके जिंदगी का मकसद है, वो मकसद एक निर्देशक में होना चाहिए, एक कन्विक्शन होना चाहिए, एक विचारधारा होनी चाहिए, उसकी अपनी जिंदगी को देखने का वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ, जीवन को वो किस रूप में देखता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ये ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी बात कि जब आप स्क्रिप्ट एनालिसिस करते हैं तो एक बात आती है जो मैं विशेष रूप से कहता हूं कि नाटक में अनकहा क्या है, व्हाट इज नॉट स्पोकन, उसी को हम सब टेक्स्ट भी कह देते हैं कि इसका सब टेक्स्ट क्या है, इसके पीछे छिपी हुई प्रच्छन्न डिस्गाइज्ड टेक्स्ट क्या है। उस टेक्स्ट को एक डायरेक्टर को पकड़ना होता है और वो अपने अनुभव से पकड़ना होता है। कई बार आप प्रख्यात नाटक कर रहे हैं, विजय तेंदुलकर के नाटक कर रहे हैं आप, या गिरीश कर्नाड के नाटक कर रहे हैं आप, या टैगोर के नाटक कर रहे हैं आप, मनोज मित्रा के नाटक कर रहे हैं, या वो उनके जो ताम्रपत्र जिन्होंने लिखा मजुमदार, देवाशीष मजुमदार के नाटक कर रहे हैं। तो ऐसे नाटकों में तो कई बार ऐसा होता है कि ये नाटक बहुत सारे महानगरों में हो चुके रहते हैं और इनका टेक्स्ट क्या है, इनका सब टेक्स्ट क्या है, बहुत सारे रंग समीक्षक लिख चुके होते हैं। तो बहुत सारी चीजें तो आपको प्रख्यात नाटकों के प्रदर्शन के बाद के जो रिव्यूज आते हैं, उन रिव्यूज से, या जो डिस्कशन होता है उस डिस्कशन से, या जो कई बार तो अच्छे जैसे मोहन राकेश है, मोहन राकेश के ऊपर इतना लिखा जा चुका है, उनके सारे नाटकों पे इतना लिखा जा चुका है, जयदेव तनेजा ने भी लिखा है, बहुत सारे हमारे दिल्ली के समीक्षक भाइयों ने लिखा है कि आप उनको पढ़ते हैं तो आपको मोहन राकेश के तीनों नाटक, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पांव तले की जमीन, ये सारे नाटकों में क्या है सब टेक्स्ट, वो सब मिल जाता है। तो वहां दिक्कत नहीं होती है। जहां आप प्रख्यात नाटक कर रहे हैं, उन प्रख्यात नाटकों में कई बार आपको रिसर्च करने पे बहुत सारे मटेरियल, क्या अनकहा है, क्या अनस्पोकन वर्ड्स है, क्या अनस्पोकन वर्ड्स है, वो आप पकड़ लेते हैं पढ़कर, रिसर्च करके। लेकिन जब आप नया नाटक कर रहे हैं तो आपको खुद भी गढ़ना होता है। अगर नया राइटर का कर रहे हैं और राइटर से आपका डिस्कशन होता है मंडली में या फोन पर, बाहर का डायरेक्टर है, बाहर का राइटर है, फोन पे है, तो आप उससे डिस्कस करके भी बहुत सारी चीजें निकालते हैं और कुछ अपनी सोच से निकालते हैं। तब वहां पे आपका अपना दर्शन, आपकी अपनी फिलॉसफी, आपके अपनी विचारधारा काम करती है। क्योंकि जिंदगी में मकसद बहुत जरूरी है। अगर आपके पास मकसद नहीं है तो भटकाव जीवन में है। आज इतने जो प्रॉब्लम में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे हमारे युवा पढ़ते हैं, उसके पीछे रीजन ये कि उनका मकसद क्लियर नहीं है। माँ बाप ने कह दिया कि इंजीनियरिंग पढ़ो तो इंजीनियरिंग पढ़ना है, डॉक्टरी पढ़ो डॉक्टरी पढ़ना है, जो भी है ये पढ़ना है पढ़ो। अरे भैया अपना मकसद बनाओ, खुद बनाओ मकसद। हम लोगों ने अपने समय में बनाया मकसद, काम किया, अपने मकसद पे काम किया। तो मकसद इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, एक स्क्रिप्ट को कैसे आप डिजाइन कर रहे हैं, उस डिजाइन में क्या अनकहा है, क्या अनस्पोकन चीजें हैं,
क्या सब टेक्स्ट है, उसको आप किस खूबसूरती से एक अभिनेता की, क्योंकि थिएटर तो अभिनेता का, मैं नहीं मानता कि डायरेक्टर का माध्यम है, आज भी एक्टर्स का ये माध्यम है। तो एक अभिनेता के माध्यम से आप किस तरह से बुनावट करके, खूबसूरत बुनावट करके आप दर्शकों के सामने परोसते हैं अपने नाटक को, है? वो सारा मूविंग विजुअल्स बनाते हैं, एक दृश्य बनाते हैं, दृश्य का एक काल्पनिक रचना संसार बनाते हैं, और उस दृश्य में आप ऑडियो क्या डाल रहे हैं, संवाद किस तरह से बोले जा रहे हैं, वॉइस एंड स्पीच का पैटर्न क्या है, उसका मॉड्यूलेशन क्या है, उसके पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक भी अगर है तो वो म्यूजिक क्या है, वो म्यूजिक लाइव है कि रिकॉर्डेड है, ये सारी चीजें आप तय करते हैं, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि इतना काफी है, और 45 मिनट तो मेरा ख्याल है हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं यहीं पे अपने वक्तव्य को, अपने वाणी को, अपने वक्तव्य को विश्राम देता हूं थोड़ी देर के लिए, और अगर कोई प्रश्न है तो अब प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मालकानी जी सर, आप जिस्ट में थोड़ी समय में बहुत कुछ बोला है, हम लोग क्या बोल के हम बहुत अच्छा लगा, और